राशनल ऑफ जीएसटी के लिए अगर हम इसको इजी लैंग्वेज में समझते हैं तो हम लोग नीड ऑफ जीएसटी की बात कर रहे हैं। नीड ऑफ जीएसटी जैसे ही आता है तो आप कहेंगे कि सर जीएसटी तो हमने पढ़ लिया कि ये हमारे पास 2017 में आ गया। तो अगर जीएसटी 2017 में आ रहा है और हमें इसकी ज़रूरत पड़ी तो क्या इतने सालों से देश के आज़ाद होने के बाद से अभी तक का क्या टैक्स नहीं लगता था? क्या कुछ कमी होती थी? यही आपको समझना है कि कुछ ना कुछ डिफिशेंसी जो है वो प्रीवियस जीएसटी में रही, जिसकी वजह से हमें जो है करंट इस जीएसटी फॉर्म को और स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ी। हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या, वो पहले आप समझ लें जिससे कि इजी हो जाए कि टॉपिक किधर की तरफ मूव करेगा। जीएसटी जैसा आपको चार्ट दिखाई दे रहा है, इस जीएसटी में बेसिकली ओवरऑल टैक्स जो है वो टू पार्ट्स में ही डिवाइड है। दिस इज द पार्ट वन। ऐसा नहीं है कि पार्ट वन है या ए या बी, आपको समझाने के लिए पार्ट वन और पार्ट टू कर रहे हैं। ये सेगमेंट है इंटर स्टेट सप्लाई और दूसरा होता है इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई को समझने के लिए मैं यहाँ पे ब्लू इंक ले ले रहा हूँ। इसमें बेटा आपको ये देखना होता है कि सेलर जो है वो किस स्टेट का है और परचेजर जो है या बायर आप कह सकते हो वो किस स्टेट का है। अगर ये सेलर और परचेजर की स्टेट कॉमन होती है, सपोज करें हम यहाँ एग्जांपल लेते हैं कि सेलर जो है वो यूपी का है और परचेजर भी जो है वो यूपी का है, तो इस कंडीशन में आप इसको कहोगे कि ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है। और अगर जो है आप कहें कि सर ये तो स्टेट का क्या मतलब है, यहाँ पर इस जगह स्टेट का मतलब यूनियन टेरिटरी भी इसके अंडर में आता है। तो यूनियन टेरिटरी में जैसे अगर चंडीगढ़ का सेलर है तो चंडीगढ़ का ही आपका परचेजर होगा। तो ऐसी कंडीशन में जब हम स्टेट की बात करते हैं तो एसजीएसटी चलता है, और जब हम यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं तब यूटीजीएसटी चलता है। ये दोनों टर्म आपको समझने हैं कि इंटर स्टेट और यूनियन टेरिटरी क्या होता है। ऐसी कंडीशन में जो टैक्स लगेगा आपका, उस टैक्स को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। फिर से टू पार्ट, हाँ। इसमें से हाफ जो है वो सीजीएसटी मतलब गवर्नमेंट को जाता है और हाफ जो है वो स्टेट का पोर्शन होता है। तो आपके मन में आएगा तो सर इसका मतलब है कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट आ करके सीजीएसटी कलेक्ट करती है और स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरी जो है वो आकर के अपना शेयर जो है कलेक्ट करती है। ऐसा नहीं है, ये कंबाइन कलेक्शन होता है और कंबाइन कलेक्शन के बाद में सेंट्रल जो है वो इसका डिवीजन करता है। इसके ऊपर मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है 101 अमेंडमेंट, ताकि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। बहरहाल यहाँ पर्पज़ ये था कि आपके दिमाग में एटलीस्ट एक फ्रेम बनना चाहिए। अब इस फ्रेम में हम लोगों ने इंट्रा स्टेट तो समझ लिया, अब इंटर स्टेट के ऊपर आते हैं। इंटर स्टेट को फिर से हम लोग ऐसे ही समझेंगे, एक सेलर को ले लेंगे और एक परचेजर को ले लेंगे। इंट्रा स्टेट में क्या था कि दोनों कॉमन होने चाहिए, मतलब सेलर और परचेजर जो है वो दोनों कॉमन होने चाहिए। जब बल्कि इंटर स्टेट सप्लाई में दोनों कॉमन नहीं होने चाहिए। तो सिंपल सा है, अगर कॉमन नहीं होने चाहिए तो सेलर अगर यूपी का है तो परचेजर जो है वो आपका एमपी का हो गया। फिर आप कहोगे सर इसका मतलब है कि अगर हम इसके जस्ट अपोजिट कर दें, हाँ, आप सेलर एमपी का कर दें और इसको यूपी का कर दें, या फिर अगर आप चाहते हैं यूनियन टेरिटरी तो सेलर चंडीगढ़ का कर दें और परचेजर जो है वो आप दिल्ली का कर दें। तो देखिए सेलर और परचेजर दोनों एक नहीं है। तो जब भी सेलर और परचेजर दोनों एक जगह के नहीं होंगे उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे इंटर स्टेट सप्लाई। और जब सेलर और परचेजर दोनों कॉमन हो जाएंगे, तो इसलिए ज़रूरी होता है कॉमन टर्म को समझें, कॉमन हो जाएंगे तब हम लोग उसको इंट्रा स्टेट की कंडीशन में देते हैं। जब ये स्टेप क्लियर हो जाता है कि इंटर स्टेट सप्लाई क्या है, इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या है, तब फॉर्म ऑफ जीएसटी के ऊपर आता है। तो इंटर स्टेट सप्लाई में आईजीएसटी की बात होती है
और इंट्रा स्टेट सप्लाई में जो है वो CGST और SGST की बात होती है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है कि इस जगह पर जितना भी परसेंटेज होगा इंटर स्टेट में, तो इंट्रा स्टेट में वो हाफ हो जाता है। हाफ कहने का मतलब कि अगर 12% टैक्स का रेट है, अगर 12% टैक्स का रेट है, तो 6% जो है वो ऑटोमेटिकली CGST के लिए जाएगा, और 6% जो है वो आपका UTGST या SGST के लिए जाएगी, जैसी भी कंडीशन दे रखी हो। और जब हम IGST की बात करते हैं, तब IGST में ऐसा कोई भी डिवीजन नहीं होगा। IGST में पूरा परसेंट 12% जो है वो इस सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से डिपार्टमेंट जो है वो कलेक्ट करता है, बाद में डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स का सीधा सीधा स्ट्रक्चर समझना है, क्योंकि इसी से ही डिफरेंस प्रीवियस टैक्स से आएगा। GST इज अ इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये GST चार्ज किसके ऊपर होता है, तो GST जो है वो गुड्स के ऊपर चार्ज होता है और सर्विसेज के ऊपर होता है। तो ये चार्ट इधर का गुड्स के ऊपर बता रहा है, और ये जो सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो। ध्यान देना है, टेक्निकल टर्म है सप्लाई, ये इस एक्ट के लिए यूज हो रहा है। अगर हम लेमैन लैंग्वेज में बात करते हैं, तो इस सप्लाई की जगह पर हम एक छोटा सा टर्म सेल यूज कर लेते हैं, एज इट इज। खाली सेल्स नहीं है, इसमें 7 इसके पॉइंट है। इसमें एक्सचेंज है, जो ऑलरेडी डेफिनेशन में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर सेल आपके दिमाग में बैठे इसलिए बता रहा हूँ कि गुड्स से रिगार्डिंग हम लोग जो सप्लाई टर्म को यूज करेंगे, और सर्विसेज के लिए प्रोवाइडेड टर्म होता है, मगर सप्लाई का ही एक पार्ट होता है। आफ्टर देन जो गुड सप्लाई होगी तो वो कौन करेगा? गुड सप्लाई ट्रेडर कर सकता है और मैन्युफैक्चरर करता है। यहाँ थोड़ा डिफरेंस है कि ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर क्या है, ध्यान से समझिएगा। ट्रेडर की पहले मैं बात बताता हूँ। ट्रेडर जो है वो फाइनल गुड्स को परचेज करता है। ये फाइनल गुड्स को परचेज करता है। फाइनल गुड्स का मतलब है, अगर मार्कर की बात करी जाए तो फाइनल गुड्स मार्कर है, और ट्रेडर बने बनाए मार्कर को परचेज करता है, इसलिए वो फाइनल गुड्स है। और उसी फाइनल गुड्स की ट्रेडिंग करता है और इसको वो सेल कर देता है। मीन्स अपनी तरफ से इसमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा है। जब बल्कि मैन्युफैक्चरर का मतलब होता है यहाँ पर, या हमेशा की तरीके से, कि वो रॉ मटेरियल लेता है, और रॉ मटेरियल ले करके गुड्स को प्रोड्यूस करता है, और प्रोड्यूस करने के बाद में वो आगे सेल करता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि चाहे आप रॉ मटेरियल लेकर गुड्स को प्रोड्यूस करें और फर्दर सेल करें, वो मैन्युफैक्चरर का भी एरिया GST में कवर अप होता है। या फिर फाइनल गुड्स मतलब बने बनाए गुड्स अगर आप लेते हैं, तो भी वो GST में आता है ट्रेडर के नेम से। और इसके लिए कंडीशन वही है कि ये CGST का पार्ट है या ये IGST का पार्ट है। अगर दोनों सेलर परचेजर सेम स्टेट के होंगे, तो जैसे पुरानी बात हो जाएगी, दोहराने वाली बात हो जाएगी। तो यहाँ पर भी बिजनेस जो है वो आउटसाइड स्टेट हो सकता है और इनसाइड स्टेट हो सकता है। अगर आप आउटसाइड स्टेट जाते हो तो सिंपल है, IGST ही लगेगा। इनसाइड अगर स्टेट रखते हो, तो ऐसी कंडीशन में SGST या SGST और CGST या फिर UTGST। CGST तो हर हालत में लगेगा। यहाँ पर देखें कि जहाँ जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पर CGST प्लस लिखा है, तो ये देखिए, CGST तो हर हालत में लगेगा विद इन स्टेट में। अब ये डिपेंड करता है कि ये स्टेट की बात हो रही है तो SGST हो जाएगा, और अगर यूनियन टेरिटरी की बात हो रही है तो UTGST हो जाएगा। मीन्स CGST रहेगा ही रहेगा। कंडीशनल है कि स्टेट है तो SGST, नहीं तो ये हो जाएगा आपका UTGST। तो मैं डायरेक्टली बता देता हूँ कि इस पैराग्राफ में क्या चीज़ गिवन है। GST में भी आपने देखा कि ऑल ओवर इंडिया कवर अप होता है, चाहे स्टेट हो, चाहे यूनियन हो, चाहे सेंट्रल प्लेस की बात हो रही हो, और वो वन नेशन वन टैक्स के ऊपर बात करता है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये पैराग्राफ इसी बात को देखिए बताएगा। क्या था कि बहुत ढेर सारे पहले टैक्स थे, और जो टैक्स रेट भी थे, दो बातें हैं, मल्टीपल टैक्सेस आर देयर एंड मल्टीपल टैक्स रेट आर देयर। पहले वाले में
आपके पास एक्साइज ड्यूटी भी लगती थी, फिर सेल टैक्स भी लगता था। तो कई मल्टीपल टैक्सेस होते थे जिसके लिए मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर को परेशान होना पड़ता था। दूसरी चीज, टैक्स रेट जो है वो डिफर करता था। यूपी में टैक्स रेट कुछ होता था और केरल में उसी गुड्स के ऊपर टैक्स रेट कुछ होता था। एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये थी। दूसरी जो है टैक्स ऑन टैक्स, जैसा स्क्रीन पे लिखा आपको दिख रहा है, इस टैक्स ऑन टैक्स को बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग इफेक्ट में एक बार टैक्स लग चुका, फिर अगली बार फिर से गुड्स को आगे फॉरवर्ड किया गया, फिर टैक्स लगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, VAT is levied on sales value of product, which include excise duty element। वैट अब जीएसटी के आने से खत्म हो चुका है। ये पहले वैट की बात हो रही, तभी तो आप डिफिशेंसी बताओगे, कमी बताओगे। सेल्स वैल्यू प्रोडक्ट पे था। डज वैट इज ऑल्सो चार्ज ऑन एक्साइज ड्यूटी एलिमेंट एंड वाइस वर्सा। सिमिलरली सर्विस टैक्स, एक वैट था पहले, दूसरा यहाँ लिख रहा हूँ सर्विस टैक्स इज लेवाइड ऑन सर्विस। एंड सेंट्रल टैक्स, तीसरा सेंट्रल सेल टैक्स, ये तीसरा हो गया, थर्ड इज लेवाइड और इंटर स्टेट सेल गुड्स, शोइंग कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस एट ईच स्टेज इन सप्लाई चेन। सप्लाई चेन का मतलब है कि मैन्युफैक्चरर के से गुड्स गया, होलसेलर के पास गया, होलसेलर के पास से डीलर के पास गया, डीलर के पास से रिटेलर के पास जा रहा है, और रिटेलर उसको एंड कंज्यूमर तक बेच रहा है। तो ऐसी कंडीशन में इसको सप्लाई चेन कहते हैं। कभी कभी सप्लाई चेन बिग और स्मॉल भी होती है। अब ऑन द अदर हैंड, सच मल्टीपल टैक्सेस क्यों? क्योंकि एक वैट आपको दिखाई दे रहा है, एक सर्विस टैक्स भी दिखाई दे रहा है, साथ में सेंट्रल सेल टैक्स भी दिखाई दे रहा है। तीन टैक्स तो ऐसे ही दिख गए सप्लाई चेन के अंदर, प्लस इनका डिफरेंट रेट भी होता था। तो इसीलिए मल्टीपल टैक्सेस विद डिफरेंट रेट्स एंड डिफरेंट टैक्स बेसिस not only make tax structure highly complicated but also made it difficult to comply and administer। इस कंडीशन में समझिए कि वेस्टेज ज़्यादा होती थी, कॉस्ट ज़्यादा आती थी, टैक्स की चोरी बहुत होती थी, और साथ ही साथ ये प्रॉब्लम रहती थी कि जो बिजनेसमैन है वो एक बार तो अपनी फाइल वैट के लिए तैयार करके रखे, उसके ऊपर लोड पड़ता था दोबारा, वो मल्टीपल टैक्सेस की वजह से सर्विस टैक्स की भी फाइल तैयार करके रखे, सर्विस टैक्स के वकील या कोर्ट पे जाए, देन सेंट्रल सेल टैक्स के भी फाइल तैयार करे। तो इसके लिए उसका काम बढ़ जाता था, उतने वर्कर उसके पास बढ़ जाते थे, प्लस डिफरेंट टैक्स होने की वजह से इन सब के टैक्स रेट अलग अलग होते थे, टैक्स स्लैब अलग अलग होता था। तो उन पूरे टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग मेंटेन करना होता था, जिसपे इंडिया में कॉस्ट जो मैन्युफैक्चरिंग की होती थी वो टैक्स की वजह से अननेसेसरी इंक्रीज हो जाती थी। अब इन सब पार्ट को दूर करते हुए ही जीएसटी आया, तो तब जरूरत हुई कि एक ऐसा टैक्स हो जिसमें इतने मल्टीपल टैक्सेस नहीं हो, और फॉरेन का जो इन्वेस्टमेंट भी आए उसको भी इजीली कंट्रोल में भी रखा जाए और उनको फैसिलिटेट भी किया जाए। तो गवर्नमेंट की तरफ से आप देखेंगे कि एक मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रेवेन्यू जनरेशन, इस तरीके के कई प्रोग्राम्स रन भी किए गए। इसके लिए फिर वन नेशन वन टैक्स की बात करी गई। जब वन नेशन वन टैक्स की बात हुई तो उसका स्टेप वाइज अगर पॉइंट वाइज देखें कि क्या क्या इसका नीड रीजन हो सकता था, तो ये 13 पॉइंट आपको जैसे दिख रहे हैं। वन, टू रिड्यूस नंबर ऑफ टैक्सेस। टू रिड्यूस नंबर ऑफ टैक्सेस का मतलब हुआ, अभी जैसे थ्री एग्जाम्पल में देखा, सेल टैक्स, सेंट्रल सेल टैक्स था, एक्साइज ड्यूटी भी था, सर्विस टैक्स भी था। तो वन, टू रिड्यूस नंबर ऑफ टैक्सेस एंड टू इम्प्लीमेंट वन नेशन वन टैक्स पॉलिसी। एक ही नेशन रहे और एक ही टैक्स की पॉलिसी रहे। इतना मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यस सर। देन, टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। पहले फॉरेनर अगर इंडिया आ रहे हैं या फिर फॉरेनर की तरफ से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो इसको एफडीआई कहते हैं, तो यहाँ का ट्रस्ट स्ट्रक्चर देख के ही इंसान घबरा जाता था, बिजनेसमैन, उनको प्रॉब्लम होती थी। तो उनको वन विंडो देनी ही थी जिससे कि एफडीआई का फ्लो अच्छा हो सके, तो इन्वेस्टमेंट जो है फॉरेन का उसको अट्रैक्ट करें।
थर्ड, टू मिनिमाइज ह्यूमन इंटरफेरेंस एंड टू ब्रिंग इट ऑनलाइन। सबकी फाइल बननी होती थी, हर ऑफिस में जाना होता था, वहाँ के ह्यूमन मतलब देसी भाषा में समझे आप तो बाबुओं से मिलना होता था, और आप जानते ही हैं कि इसमें कितना करप्शन है। इन सब से बच करके एक सिंगल विंडो हो, वो भी ऑनलाइन हो, टाइम कंज्यूमिंग ना हो, 10 जगह ऑफिस का चक्कर नहीं लगाना हो, इसकी जरूरत पड़ी। देन फोर्थ, टू compete ग्लोबली एज मोर देन 160। तो अभी और कंट्रीज क्योंकि जीएसटी का बेनिफिट उठा चुकी थी, मतलब 160 कंट्रीज से अबव थी कंट्रीज, तो उसके बराबर भी अपने को लाना है, इसीलिए ग्लोबली वर्ड यूज किया गया। देन फिफ्थ, टू इंक्रीज द सर्विस एबिलिटी ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर। देन सिक्स्थ, टू एलिमिनेट डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। पहले गुड्स को अलग तरीके से डील किया जाता था, सर्विस का टैक्स स्ट्रक्चर और रेट अलग होता था, स्टार्टिंग से ही डिफरेंस करती थी गुड्स का है ये सर्विस का है। मगर जीएसटी आने पर इन दोनों के बीच का डिफरेंस फिनिश किया गया और दोनों के ऊपर एक ही रेट रखे गए। जब कंबाइन है तो उसके ऊपर मिक्स्ड सप्लाई करके वर्ड हुआ। फिर अगर किसी का वेटेज ज़्यादा है, गुड्स का ज़्यादा है या सप्लाई का वेटेज ज़्यादा है, तो कंपोजिट सप्लाई की भी बात करी गई। अभी आगे क्लासेस में आप इनको समझेंगे। देन सेवन, टू रिड्यूस बिजनेस कॉस्ट। अब आप बिजनेस कॉस्ट कैसे रिड्यूस करें, तो समझिए एक एक्सपर्ट एडवोकेट आपको सर्विस का भी चाहिए था, सर्विस टैक्स जानता हो, एक सेंट्रल सेल टैक्स का जानता हो, प्लस आपके यहाँ हर एक की सेपरेट फाइल मेंटेन हो, तो कॉस्ट बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी। अब इसके अपोजिट आप समझिए कि सिर्फ एक ही फाइल हो और वो भी ऑनलाइन वर्क कर रही हो, तो कॉस्ट ऑब्वियसली कम हो जाएगी, तो कॉस्ट कम करना पर्पज था। एट, टू प्रोवाइड सीमलेस सप्लाई चेन। अभी सप्लाई चेन आपको बताई थी। देन नाइन्थ, टू अचीव मैक्सिमम सप्लाई एट लीस्ट प्राइस। ये पर्पस है कि सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा की जा सके और कम से कम प्राइस पे हो सके। आफ्टर देन, टू अचीव यूनिफाइड मार्केट। यूनिफाइड मार्केट कब होगी, जब पूरी कंट्री में सेम टैक्स स्ट्रक्चर होगा, मींस वन नेशन वन टैक्स होगा। तो चाहे आप आइटम सेल करो मिजोरम में, चाहे सेल करो केरल में, चाहे करो महाराष्ट्र में, तो टैक्स रेट के डिफरेंस का बेनिफिट अब आप नहीं उठा सकते, और कस्टमर भी जो है उसके साथ धोखा नहीं होगा, चीटिंग नहीं होगी, एक रेट मिलेगा और डिफरेंट स्टेट का ही होगा। देन टू डिक्रीज प्राइस ऑफ एंड कंज्यूमर बाय रिमूविंग कास्केडिंग इफेक्ट। तो कास्केडिंग इफेक्ट का आखिरी इफेक्ट जो पड़ता था वो जाके कंज्यूमर पे ही तो पड़ता था। जीएसटी आने की वजह से टैक्स ऑन टैक्स का सिस्टम ही खत्म हो गया, कंज्यूमर को चीज भी सस्ती मिलने लग गई। ट्वेल्थ, देयर वेयर ग्रेट डिफिकल्टीज इन डिस्टिंग्विश गुड्स एंड सर्विसेज। वही बताया कि पहले था, अब उनको दूर किया गया। पहले बहुत तकलीफ दिक्कत होती थी कि क्या गुड्स के लिए क्या सर्विस के लिए। देन स्टेट वर नॉट हैविंग पावर टू इम्प्लीमेंट टैक्स ऑन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट सर्विसेज। अब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में जीएसटी में एक्सपोर्ट को तो एकदम क्लियर कट अलग कर दिया कि इसके ऊपर टैक्स ही नहीं लगना है। तो ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से जरूरत पड़ती थी वन नेशन वन टैक्स की। तो आपके मन में आएगा कि अगर वन नेशन वन टैक्स था तो ये खाली कैसे हो गया, वाई डिफरेंट जीएसटी एक्ट। अगर जीएसटी एक है तो ये इतने ढेर सारे लाने की फिर जरूरत क्या थी, एक में ही कवर हो जाता। बेटा इन सबको ज्वाइंट करके ही जीएसटी आपका डेवलप हुआ है। जीएसटी कोई अलग नहीं है, वो एक ही पार्ट है, मगर इन पे किस जगह कौन सा रूल लगेगा उसको रखा गया। तो कलेक्शन है फाइव का। सीजीएसटी कौन करेगा, सेंट्रल करेगा। जब सेंट्रल करेगा तो ये देखिए सेवन मेन फीचर्स हैं। क्या है, नंबर वन, सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज एंड कलेक्ट दिस टैक्स। पहला अपने आप में के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट। रेट ऑफ टैक्स क्या है, वो पहले से डिसाइड है, प्री डिसाइडेड। दिस टैक्स इज पेबल डायरेक्टली टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ये इंट्रा स्टेट सप्लाई के ऊपर यूज होगा और इंटर पे भी। ये गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के ऊपर लगेगा। सिक्स है, डज नॉट एनकरेज द जुरिडिक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। सेवेंथ है, दिस टैक्स इज एप्लीकेबल यूनिफॉर्मली अक्रॉस द कंट्री। तो ये सीजीएसटी का फीचर है। और सीजीएसटी क्यों ऑल ओवर इंडिया लगेगा, क्योंकि हर स्टेट में 50-50% हो जाएगा, उस स्टेट के लिए एसजीएसटी टर्म आ जाएगा। ये देखिए एसजीएसटी है। तो अगर
12% है तो 6% SGST में जाएगा और 6% जो है वो CGST के ऊपर जाएगा। इसका भी यही मेन फीचर, जब आंसर आपको एग्जामिनेशन में लिखना हो तो पहले CGST बता देंगे, फिर उसके मेन फीचर्स बताएंगे, फिर SGST, और फिर इसके यही मेन फीचर्स। सबके फीचर्स कॉमन है। अब वहां पर बस ये कि सेंट्रल वर्ड यूज हो रहा था, यहाँ पर स्टेट वर्ड और स्टेट टेरिटरी वर्ड वो यूज होगा। स्टेट के बाद आपको जानना होता है यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी होंगी, तो उसको भी बता दिया गया कि ये सब यूनियन टेरिटरी में मानी जाएंगी। जैसे कि नेशनल कैपिटल रीजन जो दिल्ली का है, पुडुचेरी, दादर नागर हवेली, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, दामन दीव, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, यहाँ पे भी फीचर बताने होंगे। तो जो अभी तक फीचर्स मेन चल रहे थे सब वही मेन फीचर्स हैं। बस ध्यान से ये देखिएगा कि इस एरिया के लिए इसको UTGST बताया जाएगा। पहले CGST था, फिर बदल के SGST हुआ, और फिर यहाँ पर UTGST। और इंटीग्रेटेड उस कंडीशन में कि जब सेलर और परचेजर दोनों एक नहीं हो, तो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। अब इसके भी फीचर्स होंगे, तो ये फीचर्स सेम एक जैसे नहीं है, इसलिए इनको थोड़ा सा आपको ध्यान से देख करके लिखना होगा। नंबर 1 है आपका, दिस टैक्स इज इम्पोज ओनली ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू वन स्टेट टू अदर स्टेट। पहले दोनों स्टेट एक होती थी, मगर यहाँ पे स्टेट अलग, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। रेट ऑलरेडी डिसाइडेड थे, ये सब में कॉमन ही है। जब सेंट्रल की बात होगी तो सेंट्रल स्टेट में भी शेयर करेगा और IGST में सफर करेगा, सिंस इट इज टैक्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये देखिए अभी तक पीछे किसी भी टैक्स में नहीं था, बिकॉज दिस इज कॉल्ड IGST। तो IGST का सारा सारा जो है वो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट पे है, मगर उसका पैसा शेयर करेंगे वो लोग स्टेट गवर्नमेंट के साथ में। एक्सपोर्ट इंपोर्ट अगर है तो वो भी इसी कैटेगरी के अंदर आएगा। इसके बाद फिफ्थ है सप्लाई टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन।